अकबर ने दिया गधे को इंसाफ। एक मनोरंजक अकबर बीरबल कहानी। भाग एक विचित्र घटना। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के राज्य में एक अजीब घटना घटी। एक किसान जिसका नाम हरिदास था, रोज की तरह अपने गधे के साथ खेतों की ओर जा रहा था। वह गधा उसकी उपज को बाजार ले जाने का मुख्य साधन था। हरिदास ने अपने गधे को वर्षों से पाला था और वह उसके लिए केवल एक पशु नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा बन चुका था। उस दिन सुबह सुबह जब हरिदास अपने गधे को खेत में ले जाने के लिए घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि गधा गायब है। उसने चारों ओर ढूंढा, गांव वालों से पूछा, लेकिन गधे का कोई पता नहीं चला। अंत में उसे गधे की खोज करते करते पास के जंगल में कुछ सबूत मिले, कुछ घसीटे हुए पैरों के निशान, एक टूटी हुई रस्सी और थोड़ी दूर पर गधे की एक छोटी सी घंटी पड़ी थी। हरिदास को समझते देर नहीं लगी कि कोई उसका गधा चुरा ले गया है। वह घबरा गया। गधा ही उसकी रोजी रोटी का साधन था। उसने तुरंत दरबार में जाकर इस घटना की शिकायत करने का निश्चय किया। भाग 2 दरबार में गुहार। हरिदास ने अगली सुबह अपने साधारण से वस्त्र पहनकर सीधे अकबर के दरबार की ओर रुख किया। दरबार में अकबर अपने मंत्रियों के साथ बैठकर जनसुनवाई कर रहे थे। जब हरिदास की बारी आई तो वह हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरा गधा कल रात चुरा लिया गया। वह मेरे लिए केवल एक पशु नहीं था, मेरी कमाई का जरिया था। बिना उसके मैं बाजार नहीं जा सकता, खेत से अनाज नहीं ला सकता। अकबर ने थोड़ी गंभीरता से उसकी बात सुनी और बोले, हरिदास, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है या कोई शक है कि किसने गधा चुराया होगा? हरिदास ने जंगल से मिली जानकारी और घटनाओं का विवरण दिया। साथ ही उसने बताया कि उसे शक है गांव के ठाकुर रणवीर सिंह पर, जो पहले भी गधा खरीदने की कोशिश कर चुका था, लेकिन हरिदास ने मना कर दिया था। यह सुनकर दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। ठाकुर रणवीर सिंह एक प्रभावशाली व्यक्ति था और दरबार में उसका आना जाना लगा रहता था। भाग 3 बीरबल की बुद्धिमानी। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम इस मामले की तह तक जाओ। अगर सच में हरिदास के साथ अन्याय हुआ है तो हम उसे न्याय दिलवाएंगे, चाहे आरोपी कोई भी हो। बीरबल ने झुककर आदेश स्वीकार किया और उसी शाम गांव की ओर रवाना हो गए। गांव में पहुंचकर बीरबल ने सबसे पहले हरिदास से मुलाकात की और घटना की बारीकी से जानकारी ली। फिर उन्होंने गांव के कई लोगों से बातचीत की। कुछ ने बताया कि ठाकुर रणवीर सिंह की हवेली के पीछे एक नए जानवर की आवाजें आ रही हैं, जो पहले नहीं आती थीं। यह सुनकर बीरबल को शक हुआ। भाग 4 गधे की गवाही। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के चौक में घोषणा करवाई कि अगले दिन गांव में एक विशेष सभा होगी जिसमें अकबर बादशाह के आदेश से गधे को इंसाफ दिया जाएगा। यह सुनते ही पूरा गांव उत्सुकता से भर गया। अगली सुबह बीरबल ने गांव के चबूतरे पर लोगों को इकट्ठा किया और बोला, हमने फैसला किया है कि आज गधा खुद बताएगा कि उसका अपहरण किसने किया। जो भी उसका असली मालिक होगा, गधा उसी के पास जाएगा। लोग पहले तो हंसे, पर बीरबल ने गंभीरता से कहा, हरिदास और ठाकुर रणवीर सिंह दोनों यहां आए। जब दोनों आए, बीरबल ने कहा, हमने एक गधे को पास के खेत में रखा है। वहां अकेले जाकर दोनों में से हर एक व्यक्ति गधे के कान में कुछ कहेगा और वापस आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि गधा किसके पीछे जाता है। ठाकुर रणवीर सिंह को हंसी आई, लेकिन वह बीरबल की बुद्धिमानी से परिचित था, इसलिए वह चुपचाप गधे के पास गया, उसके कान में कुछ फुसफुसाया और वापस आ गया। फिर हरिदास गया, उसने गधे को पुकारा, प्यार से उसके कान के पास कुछ कहा और लौट आया।
कुछ क्षणों बाद गधा एकदम दौड़ते हुए हरिदास के पास आया और उसकी गोदी में सिर रखकर शांत हो गया। भाग 5 राज खुला। लोग हैरान थे। गधा खुद ही तय कर चुका था कि उसका असली मालिक कौन है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, गधा भावनाओं को समझता है। उसे पता है कि कौन उसे प्यार करता है और कौन उसे सिर्फ स्वार्थ के लिए उपयोग करना चाहता है। ठाकुर साहब, क्या आप अभी भी दावा करते हैं कि यह गधा आपका है? ठाकुर रणवीर सिंह ने कोई उत्तर नहीं दिया। बीरबल ने उसके खिलाफ सबूत एकत्र कर लिए थे, गधे की घंटी, घसीटी रस्सी और गांव वालों की गवाही। उन्होंने अकबर को रिपोर्ट भेजी। भाग 6 अकबर का न्याय। 2 दिन बाद बीरबल ने अकबर के दरबार में सबके सामने घटना का वर्णन किया। उन्होंने कहा, जहां इंसान का न्याय सीमित हो जाता है, वहां कभी कभी जानवरों की सच्चाई ही सबूत बन जाती है। अकबर ने सब सुनकर ठंडी सांस ली और फिर आदेश दिया, ठाकुर रणवीर सिंह से हरिदास के गधे की कीमत 3 गुनी वसूल की जाए और उस पैसे से हरिदास को मुआवजा दिया जाए। साथ ही ठाकुर को चेतावनी दी जाती है कि यदि वह भविष्य में किसी गरीब के साथ अन्याय करेगा तो दंड और कठोर होगा। हरिदास ने दरबार में झुककर अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। उसकी आंखों में आंसू थे, इस बार दुहक के नहीं, न्याय के थे। भाग 7 संदेश और समापन। इस घटना के बाद पूरे राज्य में चर्चा फैल गई। अकबर ने गधे को इंसाफ दिलाया। लोगों को समझ आ गया कि न्याय केवल अमीरों का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि हर किसी का हक है, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। बीरबल की चतुराई ने फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमानी केवल तर्क में नहीं, भावनाओं को समझने में भी होती है। और इस तरह हरिदास को उसका प्यारा गधा वापस मिला और बादशाह अकबर ने एक बार फिर दिखा दिया कि वह न्यायप्रिय सम्राट क्यों कहे जाते हैं। यह रही एक विस्तृत अकबर बीरबल की कहानी। कहानी का शीर्षक, बीरबल और बेशकीमती सवाल। भाग 1 दरबार में नई चुनौती। बादशाह अकबर का दरबार अपने न्याय, विद्वानों और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। उनके 9 रत्नों में सबसे प्रसिद्ध था बीरबल, चतुर, शांत और अत्यंत व्यावहारिक सलाहकार। एक दिन अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और दरबारियों से सामान्य विषयों पर चर्चा कर रहे थे। तभी उनके मन में एक विचार आया। अकबर ने चारों ओर देखा और बोले, आज मैं अपने दरबारियों की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूं। मेरे पास 3 सवाल हैं, जो इनका उत्तर सही देगा उसे विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। सभी दरबारी चौकन्ने हो गए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, प्रश्न 1, दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? प्रश्न 2, सबसे खतरनाक चीज क्या है? प्रश्न 3, सबसे कीमती चीज क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारियों ने जवाब देने की कोशिश की। शहद सबसे मीठा है। आग सबसे खतरनाक है। सोना सबसे कीमती है। अकबर ने उत्तरों को सुना लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। अंततः उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारा क्या मत है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैं इन तीनों प्रश्नों का उत्तर सोचकर कल प्रस्तुत होऊंगा। भाग 2 उत्तर की तलाश। बीरबल घर लौटे और चिंतन में डूब गए। सवाल सरल दिखते थे, पर अकबर का इरादा केवल सामान की तुलना करने का नहीं था, वे जीवन के गहरे सत्य जानना चाहते थे। रात को बीरबल ने अपने सेवक से कहा, कल मुझे कुछ असामान्य व्यक्तियों से मिलवाओ, एक गरीब किसान, एक बूढ़ा फकीर और एक अपराधी जो अब जेल में है। सेवक ने आज्ञा मानकर रातों रात व्यवस्था कर दी। अगली सुबह बीरबल पहले गरीब किसान से मिले। बीरबल ने पूछा, तुम्हारे जीवन में सबसे मीठा पल कौन सा रहा? किसान ने मुस्कुराकर कहा,
जब कई दिनों की भूख के बाद मुझे मेरी माँ के हाथों की बनी रोटी मिली थी। वह रोटी शहद से भी ज्यादा मीठी लगी थी। बीरबल सोच में पड़ गए। फिर वह बूढ़े फकीर से मिले। बीरबल ने पूछा, तुम्हें सबसे खतरनाक क्या लगता है? फकीर ने कहा, मनुष्य का अहंकार, यही हर विनाश का कारण है। बीरबल ने सिर हिलाया। अंत में वह जेल में कैद अपराधी से मिले। तुम्हारे लिए सबसे कीमती क्या था? अपराधी ने आंसू भरकर कहा, मेरे माता पिता का प्यार। जब मैंने चोरी की थी और पकड़ा गया, तब भी उन्होंने मुझे अपनाया। अब वह इस दुनिया में नहीं है। बीरबल को उत्तर मिल चुके थे। भाग 3 दरबार में उत्तर। अगली सुबह पूरा दरबार फिर से इकट्ठा हुआ। बादशाह ने बीरबल से कहा, क्या तुमने मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लिए हैं? बीरबल ने विनम्रता से कहा, हुजूर, हाँ। प्रश्न 1, दुनिया की सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने कहा, भूख के बाद मिली रोटी। जब व्यक्ति भूखा होता है तो साधारण भोजन भी उसे अमृत से मीठा लगता है। यह मिठास शरीर की आवश्यकता और आत्मा की तृप्ति का संयोग है। अकबर ने सिर हिलाया, सच है। स्वाद परिस्थिति से बढ़ता है। प्रश्न 2, सबसे खतरनाक चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, अहंकार। यह व्यक्ति की दृष्टि को धुंधला कर देता है, उसे सही गलत की पहचान मिटा देता है। यह ही कारण है कि राजा भी रंक बन सकते हैं। अकबर मुस्कराए, तुमने सही कहा बीरबल। अहंकार ने बड़े साम्राज्य गिरा दिए। प्रश्न 3, सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल बोले, प्यार और अपनापन। धन संपत्ति खो सकती है, पर जिस घर में प्रेम है वहां दरिद्रता भी सुखद लगती है। बिना प्रेम के सबसे अमीर व्यक्ति भी अकेला होता है। अकबर कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, तुमने मेरी आत्मा को उत्तर दिया है बीरबल। यह पुरस्कार तुम्हारा है। अकबर ने बीरबल को सोने का हार और रत्नों से जड़ा अंगवस्त्र भेंट किया। भाग 4 दरबारी की जलन। परंतु हर कोई बीरबल की सफलता से प्रसन्न नहीं था। दरबार का एक पुराना मंत्री राजा रामनाथ बीरबल से ईर्ष्या रखता था। उसने मन ही मन सोचा, हर बार बीरबल ही क्यों? मैं बादशाह को साबित करके रहूंगा कि बीरबल भी गलती कर सकता है। रामनाथ ने अकबर से निवेदन किया, जहांपनाह, क्या बीरबल इतना चतुर है कि हर प्रश्न का उत्तर दे सकता है? अकबर ने हंसकर कहा, शायद हाँ। रामनाथ ने चुनौती दी, तो अगली बार मैं प्रश्न पूछूंगा। यदि बीरबल गलत हुआ तो उन्हें दरबार से कुछ समय के लिए वंचित कर दिया जाए। बीरबल ने हंसते हुए स्वीकार किया, मुझे स्वीकार है। भाग 5 विचित्र चुनौती। अगले दिन रामनाथ ने एक संदूक लाया। वह बंद था। उसने कहा, इस संदूक में 3 वस्तुएं हैं, एक जीवित, एक निर्जीव और एक भावना। बीरबल बताए कि ये क्या हैं, बिना संदूक खोले। दरबार में कौतूहल फैल गया। बीरबल कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने संदूक को सूंघा, उसके वजन का अनुमान लगाया और धीरे से कहा, संदूक में एक पिंजरे में चिड़िया है, जीवित वस्तु। उसके साथ एक फूल है, निर्जीव, लेकिन वह जल्द मुरझा जाएगा। और भावना है, प्यार, जो उस फूल के साथ जुड़ी है, शायद किसी प्रिय के नाम का फूल। रामनाथ चौंक गया। अकबर ने संदूक खोलने का आदेश दिया। सचमुच एक चिड़िया थी, एक गुलाब का फूल और एक पर्ची जिस पर लिखा था, यह मेरी दिवंगत पत्नी की याद में रखा है। अकबर ने बीरबल को गले लगाकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि केवल तर्क पर नहीं, संवेदनशीलता पर भी आधारित है। यही तुम्हें सबसे अलग बनाती है। भाग 6 सीख और समापन।
उस दिन के बाद अकबर ने बीरबल के लिए दरबार में एक विशेष स्थान तय किया, जहां से वह न केवल दरबारियों को देख सके बल्कि जनता के चेहरों को भी पढ़ सके। बीरबल ने साबित किया कि बुद्धिमानी केवल ज्ञान में नहीं बल्कि समझ, संवेदना और अनुभव में छिपी होती है। यह कहानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हुई और लोग कहा करते थे, जहां सवाल असाधारण हो वहां बीरबल असाधारण उत्तर देता है। कहानी का शीर्षक अकबर, बीरबल और अनोखा वसीयतनामा। भाग एक बूढ़े व्यापारी की चिंता। बादशाह अकबर के शासनकाल में एक बहुत ही धनी और प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। नाम था सेठ गोकुलदास। वह न केवल अमीर था बल्कि बहुत ही नेकदिल और ईमानदार भी था। लोग उसे बेहद सम्मान देते थे। मगर एक बात की चिंता उसे हर वक्त सताती थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। गोकुलदास के पास बड़ी सी हवेली, हजारों सोने चांदी के सिक्के, गहनों से भरे संदूक और व्यापार की कई शाखाएं थीं। पर वह हमेशा कहता, मेरे जाने के बाद इन सब का क्या होगा? मुझे तो बस एक ऐसा उत्तराधिकारी चाहिए जो मेरी तरह ईमानदार हो और लोगों की सेवा कर सके। उसे अपने 3 दूर के रिश्तेदारों पर थोड़ा भरोसा था, विशाल, मोहन और रघुनंदन। तीनों अलग अलग नगरों में रहते थे और कभी कभी व्यापार के सिलसिले में गोकुलदास से मिलने आते थे। परंतु गोकुलदास उनके स्वभाव से भली भांति परिचित था। तीनों लालची थे, दिखावे के लिए विनम्र बनते, पर अंदर से केवल धन के पीछे भागते थे। एक दिन गोकुलदास बीमार पड़ा और जब स्थिति बिगड़ने लगी तो उसने एक विचित्र वसीयतनामा तैयार किया और उसे मुहरबंद करके अकबर के दरबार में सुरक्षित रखवा दिया। साथ ही उसने राजा को अनुरोध किया, मेरे बाद कृपया इस वसीयतनामे को पढ़कर सही उत्तराधिकारी तय करें। बादशाह अकबर ने उसका आग्रह स्वीकार किया और कहा, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी इच्छाओं का सम्मान होगा। कुछ ही सप्ताह बाद सेठ गोकुलदास का निधन हो गया। भाग 2 दरबार में वसीयतनामा खोला गया। गोकुलदास के मरने के कुछ दिन बाद अकबर ने एक सार्वजनिक सभा बुलाई। विशाल, मोहन और रघुनंदन तीनों रिश्तेदार दरबार में बुलाए गए। उनके चेहरों पर बनावटी उदासी थी, पर मन ही मन वे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। जब वसीयतनामा खोला गया तो उसमें लिखा था, जो व्यक्ति मेरी सबसे कीमती दौलत को पहचान सकेगा वही मेरा उत्तराधिकारी कहलाएगा। मेरी दौलत किसी तिजोरी में नहीं, किसी जेवर में नहीं, किसी हवेली में नहीं, बल्कि मेरे विचार में है। जो मेरी सोच को समझेगा वही मेरी संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। विशाल, मोहन और रघुनंदन परेशान हो गए। उन्हें लगा था कि वसीयतनामे में साफ साफ लिखा होगा कि कौन क्या पाएगा, लेकिन अब तो यह एक पहेली बन चुकी थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह तुम्हारे लिए है। अब इस रहस्य को तुम ही सुलझाओ। भाग 3 बीरबल की योजना। बीरबल ने तीनों रिश्तेदारों को ध्यान से देखा। तीनों की आंखों में संपत्ति की चमक साफ दिखाई दे रही थी। बीरबल ने कहा, मुझे 3 दिन का समय चाहिए। मैं तीनों से अलग अलग बातचीत करूंगा और फिर निर्णय दूंगा कि गोकुलदास की सबसे कीमती दौलत कौन समझ पाया। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने सबसे पहले विशाल को बुलाया। अगर तुम्हें गोकुलदास की सारी दौलत मिल जाए तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? विशाल बोला, मैं उसकी हवेली को नया बनवाऊंगा, उसकी दुकानें और फैक्ट्रियां बेचकर विदेश में व्यापार शुरू करूंगा। बीरबल ने सिर हिलाया और चुपचाप अगला नाम पुकारा, मोहन। मोहन बोला, मैं सारे पैसे से व्यापार और जायदाद खरीदूंगा। गोकुलदास का नाम अब मेरे नाम के साथ जोड़ा जाएगा। बीरबल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और फिर रघुनंदन को बुलाया। रघुनंदन ने कहा, मैं सेठ जी के मंदिर निर्माण के सपने को पूरा करूंगा।
उन्होंने गांव में अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाने का सपना देखा था, वह भी साकार करूंगा। यह सुनकर बीरबल थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, अब अंतिम परीक्षा होगी, जिसमें गोकुलदास की सबसे कीमती चीज सामने लाई जाएगी। भाग 4 असली दौलत की परीक्षा। तीसरे दिन बीरबल ने दरबार में सबको बुलाया और कहा, आज हम 3 वस्तुएं लाए हैं, एक सोने की मूर्ति, एक मोहरों से भरा संदूक और एक पुरानी डायरी। इन तीनों में से एक वस्तु गोकुलदास की सबसे कीमती दौलत है। तीनों रिश्तेदारों को इनमें से एक चुननी होगी। तीनों वस्तुएं सामने रखी गईं। विशाल ने बिना सोचे समझे सोने की मूर्ति को चुना। मोहन ने तुरंत मोहरों से भरा संदूक उठा लिया, लेकिन रघुनंदन ने थोड़ा रुककर वह पुरानी डायरी उठाई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं घोषणा करता हूं कि गोकुलदास की संपत्ति के असली हकदार रघुनंदन हैं। पूरा दरबार चौंक गया। विशाल और मोहन चिल्लाने लगे, यह अन्याय है। एक पुरानी डायरी को दौलत कहा जा सकता है भला? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, अगर तुमने उस डायरी को पढ़ा होता तो समझते कि वही गोकुलदास की असली दौलत है, उसके विचार, उसके सपने, उसका जीवन दर्शन। उसमें लिखा है कि वह एक ऐसा उत्तराधिकारी चाहता है जो उसकी सोच को जिंदा रख सके। दौलत तो मिट सकती है, पर सोच कभी नहीं। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, आज फिर बीरबल ने साबित किया कि बुद्धि सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देती, बल्कि आत्मा की गहराइयों को भी समझती है। भाग 5 अंतिम संदेश और समापन। रघुनंदन को गोकुलदास की सारी संपत्ति और जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। उसने वसीयत के अनुसार गांव में मंदिर बनवाया, अनाथालय और स्कूल की स्थापना की और व्यापार को उसी ईमानदारी से चलाया जैसे सेठ जी करते थे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह केवल दौलत की नहीं, सोच की परीक्षा थी। असली उत्तराधिकारी वह होता है जो विरासत को जीवित रख सके, न कि केवल उसे खर्च कर सके। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और बोला, ऐसे ही निर्णयों से हमारा राज स्थिर है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता मेरे ताज की सबसे कीमती नगीना है। और फिर दरबार में बीरबल की जय के स्वर गूंज उठे। कहानी का शीर्षक, गधे को न्याय। भाग 1 एक अनोखा फरियादी। एक दिन अकबर बादशाह के दरबार में एक गरीब धोबी पहुंचा। उसका नाम था गोपाल। चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं, कपड़े साधारण और आंखों में उम्मीद की चमक थी। दरबार में अन्य दरबारी बैठे हुए थे, बीरबल भी अपने स्थान पर विराजमान थे। गोपाल ने जोर से आवाज लगाई, जहांपनाह, मुझे इंसाफ चाहिए। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो और क्या समस्या है तुम्हारी? गोपाल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जहांपनाह, मैं एक साधारण धोबी हूं। मेरी रोजी रोटी एक गधे पर टिकी है जो मेरे कपड़े ढोने का काम करता है। मगर कल रात किसी ने मेरा गधा चुरा लिया। वह मेरे लिए केवल जानवर नहीं, बल्कि मेरा साथी था। अकबर ने हमदर्दी दिखाई, यह दुखद है। क्या तुम्हें किसी पर शक है? गोपाल बोला, जहांपनाह, शक तो है, पर कोई साक्ष्य नहीं। मैं न्याय चाहता हूं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, बीरबल, क्या तुम इस गधे की तलाश कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, न्याय मिलेगा गधे को भी और इसके मालिक को भी। भाग 2 संदिग्धों की तलाश। बीरबल ने पहले गोपाल से विस्तार से पूछा कि चोरी कब और कहाँ हुई। गोपाल ने बताया, मैं रोज की तरह काम करके शाम को अपने झोंपड़े के बाहर गधे को बांधकर सो गया था। सुबह देखा तो वह गायब था। बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हारा कोई पड़ोसी है जो तुमसे ईर्ष्या करता हो? गोपाल बोला, जी हाँ, मेरे पास के 2 धोबी, हरिया और बंसी। वे अक्सर मुझसे जलते हैं क्योंकि मेरे पास गधा है
और उनका काम धीमा चलता है। बीरबल ने दोनों को दरबार में बुलवाया। हरिया और बंसी दरबार में हाजिर हुए। दोनों ने गधे की चोरी से इनकार किया और एक दूसरे पर संदेह जताया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, इस मामले की सच्चाई निकालनी होगी और इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। भाग 3 गधे की खोज शुरू। बीरबल ने सबसे पहले गधे के पैरों के निशान का निरीक्षण करने के लिए गोपाल के घर का दौरा किया। उसने देखा कि कुछ भारी पैरों के निशान झोंपड़ी से बाहर की ओर जा रहे हैं और थोड़ी दूर जाकर मिट्टी में धुंधले हो गए हैं। बीरबल ने सैनिकों से कहा, 3 किलोमीटर के दायरे में सभी झोंपड़ियों, अस्तबलों और पिछवाड़ों की तलाशी ली जाए। 2 दिन की खोज के बाद एक दिलचस्प बात सामने आई। बंसी के घर के पीछे एक ताज़ा खुदी हुई जमीन मिली। वहां की मिट्टी गीली थी और हल्का सा गंध भी आ रही थी। बीरबल ने खुदाई का आदेश दिया। वहां से एक गधे की रस्सी और हड्डियों के कुछ अवशेष निकले। सभी चौंक गए। बंसी डर गया और घबरा गया। बीरबल ने पूछा, बंसी, अब भी कुछ कहना है? बंसी डरते डरते बोला, हुजूर, मैं माफी चाहता हूं। मेरी माली हालत बहुत खराब थी। गधा मुझे ईर्ष्या का प्रतीक लगता था। एक दिन नशे में मैंने उसे चुरा लिया और जब वह बेकाबू हो गया तो उसे मार डाला और दफना दिया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। भाग 4 न्याय का सवाल। अब सवाल यह था, क्या बंसी को सिर्फ गधा चुराने और मारने की सजा मिले या कुछ और? अकबर ने बीरबल से कहा, अब बताओ, क्या सजा होनी चाहिए? आखिर यह तो केवल एक जानवर की चोरी है। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, यह केवल गधे की चोरी नहीं है। यह एक गरीब की उम्मीद की हत्या है, उसके श्रम की हत्या है, उसके जीवन की हत्या है। फिर उन्होंने गोपाल की ओर देखा और बोले, यह गधा केवल जानवर नहीं था, यह उसकी रोटी का जरिया था। इसे मारकर बंसी ने उसकी जीविका छीन ली। अकबर ने सिर हिलाया, सच कहा। फिर बताओ, क्या करना उचित होगा? बीरबल ने सुझाव दिया, बंसी से उसकी सारी जमा पूंजी लेकर गोपाल को दी जाए ताकि वह नया गधा खरीद सके और अपना काम शुरू कर सके। और 1 साल तक बंसी को श्रमदान करना होगा राजकीय अस्तबल में, ताकि वह जानवरों के महत्व को समझ सके। अकबर ने तुरंत यह सजा लागू कर दी। भाग 5 एक नई शुरुआत। गोपाल को राज्य की तरफ से एक नया गधा और एक छोटी सी गाड़ी दी गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू दुहक के नहीं, आभार और राहत के थे। अकबर ने कहा, यह हमारा कर्तव्य है कि हम हर प्राणी, चाहे वह आदमी हो या जानवर, के प्रति न्यायपूर्ण रहें। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां इंसान की रोटी जानवर से जुड़ी हो, वहां जानवर की रक्षा इंसान की रक्षा है। यह कहानी दूर दूर तक फैली। लोग कहते, अकबर का न्याय और बीरबल की बुद्धि दोनों में करुणा है, दोनों में गहराई है। भाग 6 वर्षों बाद की घटना। 3 साल बीत गए। गोपाल अब सफल धोबी बन चुका था। उसका बेटा स्कूल जाता था और गधा, नाम था राजा, अब बूढ़ा हो गया था। एक दिन राजा गधा बीमार हो गया। गोपाल ने उसे छोड़ने का नहीं, बल्कि उसका इलाज कराने का निर्णय लिया। गांव के लोग हैरान थे, एक गधे पर इतना खर्च। गोपाल बोला, यह गधा नहीं, मेरे बेटे का स्कूल, मेरे घर की रोटी, मेरी इज्जत है। यह बात बीरबल को पता चली। उन्होंने गोपाल को दरबार में बुलवाया और उसे सम्मानित किया। कहा, राज्य उन नागरिकों से ही समृद्ध होता है जो अपने कर्तव्यों और साथियों को कभी नहीं भूलते। अकबर ने मुस्कुराकर घोषणा की, अब से गोपाल को राजधोबी की उपाधि दी जाती है। वह अपने जैसे अन्य गरीबों को प्रशिक्षित करेगा और राज्य उसका खर्च उठाएगा।
कहानी की सीख। न्याय केवल बड़े अपराधों के लिए नहीं होता, बल्कि छोटी बातों में भी इंसानियत होनी चाहिए। हर जानवर, चाहे वह गधा ही क्यों न हो, किसी के जीवन की रीढ़ हो सकता है। ईमानदारी और संवेदनशीलता ही सच्चे नेतृत्व की पहचान है। कहानी का शीर्षक, बीरबल की चौथी आंख। भाग 1। दरबार में अजीब फरियाद। एक सुबह दरबार में कुछ अजीब हुआ। एक आदमी जो बेहद अमीर कपड़ों में लिपटा था, शाही महल के द्वार पर जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुझे इंसाफ चाहिए, जहां पनाह से मिलने दो। दरबानों ने उसे रोकना चाहा, पर उसकी आवाज में ऐसी बेबसी थी कि अंततः उसे दरबार में ले जाया गया। बादशाह अकबर ने आदेश दिया, बताओ क्या समस्या है। उस आदमी ने अपना नाम बताया, मेरा नाम सेठ अंबरनाथ है। मैं दिल्ली का एक व्यापारी हूं। कल रात मेरे खजाने से 7 अनमोल हीरे चोरी हो गए हैं। ये हीरे मेरी 30 साल की मेहनत का फल थे। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? सेठ बोला, मेरे ही घर में रहने वाले 3 नौकरों पर। वही हर वक्त मेरे साथ रहते हैं, पर उनमें से किसने चुराया, यह तय नहीं कर पा रहा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कराकर कहा, यह मामला अब तुम्हारे सुपुर्द, बीरबल। बीरबल ने सिर झुकाया और बोला, जहां पनाह, मैं 24 घंटे के भीतर सच्चाई सामने ला दूंगा। भाग 2। बीरबल की जांच शुरू। बीरबल ने सेठ अंबरनाथ के 3 नौकरों को दरबार में बुलाया। नाम थे कन्हैया, गुलाब और रामू। तीनों ने चोरी से इनकार किया। बीरबल ने पूछा, तुम तीनों में से कौन उस रात खजाने के कमरे के पास था? रामू बोला, मैं तो बाहर बरामदे में सोया था। गुलाब बोला, मैं रसोई में था, कुछ देर तक बर्तन धोता रहा। कन्हैया बोला, मैं तो अपने कमरे में सो रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। बीरबल ने थोड़ी देर तीनों की बातें सुनी, फिर शांत होकर बोला, ठीक है, तुम तीनों को कल सुबह फिर बुलाया जाएगा। तब तक किसी से भी बात मत करना। भाग 3। बीरबल की चाल। अगले दिन बीरबल ने तीनों नौकरों को फिर बुलवाया। इस बार उसके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी की डंडी थी। बीरबल ने कहा, ये तीनों डंडियां जादुई हैं। इन्हें रात को तकिए के नीचे रखकर सो। जो व्यक्ति चोर होगा, उसकी डंडी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। ये डंडियां आज से तुम्हारी परीक्षा लेंगी। तीनों नौकर हैरान हो गए, पर बीरबल ने उन्हें सख्त आदेश दिया कि वे डंडी को छुए बिना ही तकिए के नीचे रखें। रात बीती। सुबह बीरबल ने तीनों को फिर दरबार में बुलवाया और तीनों से उनकी डंडियां मंगाई। बीरबल ने डंडियां देखते ही मुस्करा दिया और बादशाह से कहा, जहां पनाह, चोर पकड़ा गया है। वह है कन्हैया। दरबार में खलबली मच गई। अकबर ने पूछा, पर यह तुमने कैसे जाना? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने जो डंडियां दी थीं, वे बिल्कुल साधारण थीं। वे बढ़ नहीं सकती थीं। लेकिन मैंने चोर को डराने के लिए कहा कि चोर की डंडी 1 इंच बढ़ जाएगी। कन्हैया डर गया। उसने सोचा कि डंडी बढ़ जाएगी, इसलिए रात में उसने डंडी का 1 इंच हिस्सा काट दिया। उसकी डंडी बाकी दोनों से छोटी है। कन्हैया घबरा गया और तुरंत चोरी की बात कबूल कर ली। उसने बताया कि उसने हीरे खजाने के पीछे बने गुप्त दरवाजे से चुराए थे और उन्हें अपने कमरे के संदूक में छुपा रखा था। हीरे बरामद कर लिए गए और कन्हैया को सजा दी गई। भाग 4। बीरबल की चौथी आंख। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी 3 आंखें तो पहले ही थीं, 2 देखती हैं, तीसरी सोचती है। अब लगता है तुम्हारी चौथी आंख झूठ को भांपती है। सभी दरबारी हंस पड़े।
अकबर ने दरबार में ऐलान किया, आज से बीरबल को चौथी आंख की उपाधि दी जाती है। भाग 5 बदला लेने की साजिश। कन्हैया को जेल भेज दिया गया, लेकिन वह चुप नहीं बैठा। जेल में उसका संपर्क एक चालाक अपराधी से हुआ, नाम था विक्रम। विक्रम ने कन्हैया से कहा, अगर तुम बीरबल से बदला लेना चाहते हो तो मेरी मदद करो। कन्हैया ने हामी भर दी। कुछ सप्ताह बाद विक्रम ने स्वयं को एक विद्वान ज्योतिषी के रूप में दरबार में प्रस्तुत किया। उसने दावा किया कि वह किसी भी व्यक्ति के स्वभाव, भूत भविष्य और चरित्र को उसकी तस्वीर देखकर बता सकता है। अकबर ने उसकी परीक्षा ली और वह कुछ सामान्य बातों में सफल हो गया। राजा प्रभावित हुआ। फिर विक्रम ने कहा, जहांपनाह, मैं आपकी सेना के बड़े अधिकारियों की तस्वीरें देखकर बता सकता हूं कि कौन गद्दार है और कौन सच्चा सेवक। बीरबल को शक हुआ, पर वह चुप रहा। अकबर ने आदेश दिया कि दरबार के 4 प्रमुख लोगों की तस्वीरें विक्रम को दी जाएं, उसमें बीरबल की तस्वीर भी थी। एक दिन बाद विक्रम दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, 3 लोग सच्चे हैं, पर एक आदमी गुप्त रूप से दुश्मनों को जानकारी देता है, वह है बीरबल। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर चुप रहा, पर उसकी आंखों में चिंता दिखने लगी। भाग 6 बीरबल की बुद्धिमत्ता फिर चमकी। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, यदि आप चाहें तो मैं तुरंत अपनी बेगुनाही साबित कर सकता हूं। अकबर ने कहा, जरूर। मैं खुद चाहता हूं कि तुम निर्दोष सिद्ध हो। बीरबल ने सुझाव दिया, हमें विक्रम की एक और परीक्षा लेनी चाहिए। उसे कल दरबार में सभी दरबारियों की आंखों पर पट्टी बांधकर केवल उनकी हथेलियां छूकर बताना होगा कि कौन कौन है और उनमें से कौन गद्दार है। अकबर ने मान लिया। अगले दिन विक्रम को दरबार में लाया गया। दरबारियों की आंखों पर पट्टी बांधी गई और वे अपनी अपनी जगहों पर बैठे रहे। विक्रम ने कुछ लोगों की हथेलियां छुईं, लेकिन जब बीरबल की बारी आई तो उसकी जगह बीरबल के वेश में एक सैनिक बैठा था। विक्रम ने बिना पहचान पाए वही घोषणा दोहराई, यह वही गद्दार है, बीरबल। अकबर हंस पड़े और बोले, लेकिन विक्रम, यह बीरबल नहीं है, यह तो हमारे सैनिक रमेश है। बीरबल ने अपनी पहचान प्रकट की और कहा, झूठ की उम्र छोटी होती है। यह आदमी कन्हैया का साथी है, जिसने बदले की भावना से मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा। विक्रम पकड़ा गया और कन्हैया के साथ फिर जेल भेजा गया। भाग 7 दरबार में सीख। अकबर ने बीरबल की सराहना करते हुए कहा, तुम न केवल न्याय के रक्षक हो, बल्कि खुद पर उठते आरोपों को भी धैर्य से झेलने वाले वीर हो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सच कभी छिप नहीं सकता। वह देर से सही पर सामने आता ही है। अकबर ने आदेश दिया कि झूठे आरोप लगाने वालों को सख्त सजा दी जाए, ताकि राज्य में न्याय की गरिमा बनी रहे। बीरबल की चौथी आंख का किस्सा दूर दूर तक फैल गया। सीख। सत्य को कभी छुपाया नहीं जा सकता। बुद्धिमानी केवल सजा देने में नहीं, बल्कि सच्चाई को समझने में है। जब इंसान का आत्मविश्वास मजबूत होता है तो दुनिया की कोई साजिश उसे गिरा नहीं सकती। कहानी का शीर्षक, झूठ का व्यापार। भाग 1 शहर में अजीब खबर। एक दिन आगरा शहर में अफवाह फैल गई कि बाजार में एक नया व्यापारी आया है, जो लोगों से झूठ खरीदता है। जो सबसे अनोखा, अजीब और मजेदार झूठ बोलेगा, उसे वो व्यापारी सोने की मोहरें देगा। यह बात सुनकर लोग झुंड के झुंड उस व्यापारी के पास पहुंचे। उसका नाम था सेठ नंदलाल। लंबा, गोरा, भारी जेवरों से लदा हुआ, मखमली कपड़े पहने एक धूर्त-सा व्यक्ति। उसने शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा तंबू गाड़ दिया था, जिसके बाहर लिखा था, झूठ का व्यापार, सच का इनाम। अगले ही दिन भीड़ उमड़ पड़ी।
कोई कहता मैंने चांद पर भैंस चराई थी। कोई बोला मैं तो हवा में उड़कर बादशाह से मिलने गया था। हर झूठ के बदले सेठ नकली सोने की एक मोहर देता और मुस्कुराकर कहता बहुत अच्छा। अगला। धीरे धीरे ये चर्चा दरबार तक पहुंच गई। भाग 2 अकबर का संदेह। दरबार में इस खबर की चर्चा हुई तो बादशाह अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने पूछा बीरबल ये सब क्या चल रहा है? क्या सच में कोई झूठ का व्यापारी आया है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा जहां पनाह ये कोई साधारण व्यापारी नहीं लगता। कोई न कोई चाल जरूर है। अकबर बोले तो क्यों न तुम स्वयं इस व्यापारी से मिलो और जानो कि उसका असली उद्देश्य क्या है। बीरबल ने सिर झुकाया जो हुक्म मेरे बादशाह का। भाग 3 बीरबल का भेष और योजना। बीरबल ने अपना वेश बदला एक बूढ़े फकीर का। उसके हाथ में लाठी थी, आंखों पर मोटा चश्मा और चाल में झुका। कोई उसे पहचान नहीं सकता था। वह सीधे झूठ का व्यापारी सेठ नंदलाल के तंबू में पहुंचा। सेठ ने हंसते हुए कहा कहो बाबा क्या अनोखा झूठ लाए हो तुम? बीरबल ने गंभीरता से कहा बेटा मेरा झूठ ऐसा है जो तुम्हारा व्यापार बंद कर सकता है। भीड़ हंसने लगी। सेठ बोला तो सुनाओ बाबा, अगर मेरा व्यापार बंद कर दोगे तो इनाम दूंगा। बीरबल ने आंखें बंद कीं और कहा मैंने बचपन में ही बादशाह अकबर को सोने की चप्पलें पहनाई थीं, जब वो अभी पैदा भी नहीं हुए थे। भीड़ हंसते हंसते लोटपोट हो गई। लेकिन सेठ की मुस्कान गायब हो गई। उसने पूछा ये कैसे हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा तुम ही तो कहते हो कि सबसे अच्छा झूठ बोलेगा उसे इनाम मिलेगा। सेठ ने बात पलटने की कोशिश की पर ये झूठ तो राजसी मर्यादा को ठेस पहुंचाता है। बीरबल ने चिल्लाकर कहा तो तुम्हारा व्यापार राजसी मर्यादा से ऊपर है। तुम लोगों को झूठ बोलने के लिए उकसा रहे हो, झूठ की कीमत लगा रहे हो। ये मजाक नहीं अपराध है। भीड़ शांत हो गई। सेठ नंदलाल का चेहरा पीला पड़ गया। भाग 4 सेठ की असली पहचान। तभी 2 सैनिक दौड़ते हुए आए और बीरबल को सलाम किया। बीरबल ने चश्मा उतारा और सारा भेद खुल गया। लोग हैरान रह गए ये तो बीरबल हैं। बीरबल ने अकबर का आदेश पढ़कर सुनाया। राज्य में कोई भी ऐसा कार्य जो नागरिकों को झूठ, छल या अनैतिकता की ओर ले जाए, प्रतिबंधित किया जाता है। अपराधी पर न्याय होगा। सेठ को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन बीरबल ने कहा रुको, इसकी पूरी जांच करनी होगी। मेरा अनुमान है कि ये आदमी सिर्फ झूठ नहीं कुछ और भी बेच रहा है। भाग 5 झूठ के पीछे का षड्यंत्र। सेठ को कड़े सवालों से गुजारा गया। आखिरकार सच्चाई सामने आई। सेठ नंदलाल एक विदेशी जासूस था जिसने आगरा में रहकर राजकीय अधिकारियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का जाल बिछाया था। झूठ के बहाने वह जनता के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहा था ताकि किसी भी अफवाह के जरिए दरबार को अस्थिर कर सके। उसके पास से कई गुप्त पत्र और नक्शे भी बरामद हुए। बीरबल की आंखों में गंभीरता थी। उसने अकबर को सारी बात बताई। अकबर बोले तो यह केवल मजाक नहीं था बल्कि षड्यंत्र था। बीरबल ने कहा जहां पनाह झूठ जब हास्य बन जाए तो ठीक, पर जब वह नीति बन जाए तो राज्य के लिए खतरा बनता है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि ऐसे हर आयोजन की निगरानी की जाए जहां जनता के मानसिक संतुलन या नैतिकता पर प्रभाव पड़ सकता हो। भाग 6 झूठ का इलाज, सच की पाठशाला। अकबर ने बीरबल से पूछा तो अब तुम क्या उपाय सुझाओगे? बीरबल ने एक प्रस्ताव रखा जहां पनाह
क्यों न हम सच की पाठशाला नाम से एक जन कार्यक्रम शुरू करें, जहां बच्चे और युवा सत्य, तर्क और नीति की कहानियां सीखें। अकबर ने कहा, बहुत सुंदर सुझाव। उसे हमारे नाम से चलाया जाएगा। कुछ ही दिनों में पूरे राज्य में सच की पाठशाला शुरू हुई। वहां बीरबल स्वयं कहानियां सुनाते, जैसे राजा हरिश्चंद्र, युधिष्ठिर या कभी अपने ही अनुभव। लोगों में नैतिकता की भावना फिर से जागी। भाग 7 दरबार में अंतिम चर्चा। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या झूठ हमेशा बुरा होता है? बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, हर झूठ बुरा नहीं होता। कभी कभी किसी की जान बचाने के लिए या किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए झूठ बोलना क्षमा योग्य है। लेकिन जब झूठ स्वार्थ, सत्ता या धोखे के लिए बोला जाए तो वह जहर बन जाता है। अकबर बोले, तो इस राज्य में हम झूठ को नीति नहीं बनने देंगे, चाहे वह कितना भी आकर्षक क्यों न लगे। बीरबल ने सिर झुकाया, बिल्कुल सही कहा आपने। यही है अकबर का इंसाफ। सीख। झूठ जब मजाक बन जाए तो ठीक है, पर जब वह लोगों के मन को भ्रष्ट करने लगे तो खतरनाक हो जाता है। नेतृत्व केवल न्याय देने में नहीं, बल्कि समाज को नैतिक दिशा देने में है। एक सच्चा राजा वह होता है जो मजाक में भी छिपे खतरे को पहचान ले। कहानी का शीर्षक, न्याय का तराजू। भाग 1 शहर में गूंजा शोर। आगरा की गलियों में एक दिन शोर मच गया। एक साधारण किसान, जिसका नाम रामलाल था, राजमहल के बाहर फूट फूट कर रो रहा था और चीख चीख कर कह रहा था, मुझे इंसाफ चाहिए। बादशाह सलामत, मुझे इंसाफ दें। सैनिकों ने उसे रोका, लेकिन उसकी हालत देखकर उसे दरबार में पेश किया गया। अकबर ने उसे शांत किया और पूछा, बताओ रामलाल, क्या हुआ? रामलाल ने कांपती आवाज में कहा, जहांपनाह, मेरा खेत, जो मेरे पिता की निशानी था, अमीर जमींदार रतन सेन ने जबरदस्ती हथिया लिया है। उसने कागज बनवाए हैं जिनमें कहा गया है कि जमीन उसी की है। अकबर ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि जमीन तुम्हारी है? रामलाल बोला, जहांपनाह, मेरे पास कोई लिखत नहीं, पर मेरे पुरखों की राख उस जमीन में है और गांव के बुजुर्गों को सब याद है। अकबर ने रतनसेन को बुलवाया। रतनसेन ने दस्तावेज पेश करते हुए कहा, महाराज, मेरे पास जमीन की रजिस्ट्री है, सरकारी मुहर है और 10 गवाह भी हैं जो कहेंगे कि यह जमीन मेरी है। अकबर ने दोनों पक्षों को सुना और फिर बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, अकबर बोले, इस मामले का निर्णय अब तुम्हारे हाथ में है। जो सच है वही सामने लाओ। बीरबल ने सिर झुकाया, जो हुक्म, जहांपना। भाग 2 बीरबल की प्रारंभिक जांच। बीरबल ने दोनों पक्षों को कुछ दिन के लिए रुकने का आदेश दिया और गांव के लिए रवाना हो गया। उसके साथ कुछ गुप्तचर भी भेजे गए। वह रामलाल के गांव पहुंचा और बुजुर्गों से बात की। सभी ने एक ही बात दोहराई, ये जमीन रामलाल के पुरखों की रही है। रतनसेन ने हाल ही में दाम लगाकर जमीन हथियाई है। बीरबल ने खेत का निरीक्षण किया। उसने जमीन को देखा, उस पर चलकर महसूस किया और एक अजीब बात पर ध्यान गया। एक किनारे पर मिट्टी हल्की थी, मानो किसी ने हाल ही में खुदाई की हो। बीरबल ने गुप्तचरों से कहा, इस जगह की खुदाई करो। कुछ ही देर में वहां से एक पुरानी लोहे की पेटी निकली, जिसमें रामलाल के दादा के दस्तावेज, कुछ पुराने सिक्के और एक पत्र था, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि यह जमीन उनके परिवार की है और उसे बेटों को सौंपा जा रहा है। बीरबल मुस्कराया। भाग 3 दरबार में न्याय की परीक्षा। बीरबल ने दरबार में लौटकर पूरी घटना सुनाई। लेकिन रतनसेन ने कहा, यह चाल है। यह तो बीरबल का खुद का जाल भी हो सकता है।
मैं तो कागजी दस्तावेज लेकर आया हूं। अकबर असमंजस में थे। बीरबल ने कहा, तो चलिए जहांपनाह, एक परीक्षा की जाए। हमें न्याय का तराजू चाहिए। अकबर ने पूछा, न्याय का तराजू? बीरबल ने दरबार में एक बड़ा तराजू मंगवाया, जिसकी एक ओर रतनसेन के दस्तावेज रखे गए और दूसरी ओर रामलाल के खोदे गए प्रमाण। बीरबल बोला, अब मैं दोनों पक्षों को एक प्रश्न पूछूंगा। जिसका उत्तर न्याय के अधिक समीप होगा, उसे हम सच्चा मानेंगे। सभी हैरान थे। भाग 4 बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा। बीरबल ने पहला प्रश्न रतनसेन से पूछा, इस खेत में कौन कौन से पेड़ थे 5 साल पहले? रतनसेन ने हकलाते हुए कहा, शायद आम के पेड़। बीरबल ने फिर रामलाल से पूछा। रामलाल बोला, 3 आम, 1 नीम और 2 बेर। नीम का पेड़ तो अब भी है, पर फल नहीं देता। बीरबल ने दूसरा प्रश्न किया, खेत की सबसे ऊंची जगह पर पानी कैसे आता है? रतनसेन ने कहा, वहां कुआं है। रामलाल बोला, वहां ढलान है और हर साल बारिश में नालियां बनती हैं। हम नहर से पानी लाते हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, झूठ केवल दस्तावेज से नहीं, हकीकत से भी परखा जा सकता है। अकबर ने रतनसेन की झूठी रजिस्ट्री निरस्त कर दी और रामलाल को उसकी जमीन वापस दिलाई। भाग 5 रतनसेन की प्रतिज्ञा और बदला। रतनसेन चुपचाप दरबार से चला गया, लेकिन मन में प्रतिशोध की आग जल रही थी। उसने शपथ ली, मैं बीरबल को गिराऊंगा, चाहे जैसे भी हो। कुछ ही महीनों बाद राज्य के खजाने में गड़बड़ी पाई गई। किसी ने खबर उड़ाई कि बीरबल ने अपने रिश्तेदारों को ठेके दिलवाए हैं और उसमें लाभ लिया है। बीरबल को बुलाया गया। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या ये सच है, बीरबल? बीरबल शांत रहे, जहांपनाह, झूठ हवा की तरह आता है, पर सच को थोड़ी देर लगती है आने में। मैं साबित करूंगा कि मैं निर्दोष हूं। अकबर ने 1 सप्ताह का समय दिया। भाग 6 गड़बड़ी का रहस्य। बीरबल ने सबसे पहले खजाने के पुराने रिकॉर्ड निकलवाए। उसने देखा कि खजांची का एक सहायक, जो पहले रतनसेन के यहाँ काम करता था, अचानक नियुक्त हुआ था। बीरबल ने उस सहायक पर नजर रखवाई। पता चला कि उसने कई बार रतनसेन से मिलना शुरू किया था। एक दिन उसे गुप्त रूप से खजाने के कागजों में फेरबदल करते हुए पकड़ा गया। सैनिकों ने उसे पकड़ा और उसने तुरंत कबूल कर लिया कि उसने रतनसेन के कहने पर यह झूठा षड्यंत्र रचा। अकबर ने यह जानकर माथा पकड़ लिया। बीरबल ने कहा, झूठ तब खतरनाक होता है जब वह सत्ता के गलियारों में पनपता है। अकबर ने रतनसेन को राज्यद्रोह का दोषी ठहराकर जेल भेज दिया। भाग 7 बीरबल का न्याय का दर्शन। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम कैसे इतने शांत रहते हो जब तुम पर झूठा आरोप लगता है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जो सच्चा होता है वह पानी की तरह होता है, अगर उसे गंदा भी कर दिया जाए तो वह बहकर फिर से साफ हो जाता है। झूठा आरोप हवा है और सच पर्वत। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो फिर इस दरबार का तराजू हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, तराजू सबके पास होना चाहिए, जहांपनाह, मन में, नीति में और न्याय में। भाग 8 न्याय का संदेश और जनता की सीख। इस घटना के बाद अकबर ने आदेश दिया कि हर तहसील में न्याय पाठशाला खोली जाए, जहां जनता को उनके अधिकार, भूमि संबंधी नियम और नैतिकता सिखाई जाए। बीरबल ने स्वयं ऐसे कई सत्रों का संचालन किया, जहां वह बच्चों, किसानों और व्यापारियों को नीति, न्याय और सत्य के मूल्य सिखाता। रामलाल जैसा सीधा किसान अब एक शिक्षक बन चुका था। अंतिम दृश्य, न्याय की घंटी। कुछ वर्ष बाद एक विशेष समारोह में अकबर ने बीरबल से पूछा,
अगर तुम्हें मौका मिले तो न्याय का सबसे बड़ा प्रतीक क्या बनाओगे? बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, मैं न्याय की एक बड़ी घंटी बनवाऊंगा जो महल के बाहर लटकी होगी। कोई भी, चाहे कितना भी गरीब हो, अगर अन्याय हुआ हो तो वह उसे बजाकर हमारी आत्मा को जगा सके। अकबर बोले, तो वही होगा, और उस घंटी का नाम होगा बीरबल की घंटी। राजमहल के बाहर एक विशाल घंटे की स्थापना हुई, और हर बार जब वह घंटी बजती, बीरबल स्वयं दरबार में उस व्यक्ति की बात सुनता। राज्य में एक नई परंपरा शुरू हुई, जहां न्याय केवल राजा नहीं बल्कि जनता की पहुंच में भी था। सीख: झूठ कितना भी सजाधजा हो, सच की सादगी के सामने टिक नहीं सकता। न्याय केवल कानून से नहीं, विवेक, अनुभव और संवेदना से होता है। सच्चा नेता वह है जो न केवल न्याय करता है बल्कि न्याय की संस्कृति भी फैलाता है। बीरबल जैसे लोग सत्ता की आंख नहीं, आत्मा होते हैं, जो हर दौर में समाज का आईना होते हैं। कहानी का शीर्षक: बीरबल की परछाई। प्रस्तावना: एक अजीब याचना। एक दिन दरबार में एक व्यक्ति बड़ी तेजी से आया और सम्राट अकबर के सामने झुककर बोला, जहांपनाह, मुझे न्याय चाहिए। मेरा नाम शेख इब्राहिम है, मैं एक व्यापारी हूँ। मेरी दुकान लूट ली गई है और लुटेरा कोई और नहीं बल्कि नगर का कोतवाल है। पूरा दरबार सन्न रह गया। कोतवाल? वह जो नगर की सुरक्षा का उत्तरदायी है? अकबर ने कोतवाल को बुलवाया। उसने साफ इनकार किया, महाराज, यह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। मैं तो उस दिन महल के आदेश पर सिपाहियों के साथ गश्त पर था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस मामले की गहराई तक जाओ। मुझे सच चाहिए, चाहे वह जितना भी कठिन हो। भाग 1: गवाही और चुप्पी। बीरबल ने मामले की जांच शुरू की। उसने शेख इब्राहिम से पूछा, क्या तुमने किसी को लूटते हुए देखा? नहीं, इब्राहिम बोला, पर जब मैं दुकान पहुंचा तो मेरी अलमारी टूटी हुई थी और मेरे नौकर ने बताया कि वह कोतवाल के सिपाहियों को देख चुका है। उन्होंने मेरे कीमती वस्त्र और धन उठाया था। बीरबल ने नौकर को बुलवाया। नौकर डरते हुए बोला, हुजूर, मैंने देखा तो जरूर था, पर रात थी, मुझे पूरा विश्वास नहीं। बीरबल को लगा कि कुछ तो है जो छिपाया जा रहा है। उसने नगरवासियों से भी पूछताछ की, पर सभी ने कहा, हमने कुछ नहीं देखा। बीरबल सोच में पड़ गया। यह चोरी वैसी नहीं लग रही थी जैसी आमतौर पर होती है। भाग 2: बीरबल की योजना, परछाई की गवाही। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं इस गुत्थी को सुलझाने के लिए परछाई से पूछताछ करना चाहता हूं। दरबार में हंसी गूंज गई। कुछ दरबारियों ने कहा, बीरबल अब परछाइयों से बात करने लगा है। पर अकबर गंभीर थे। उन्होंने पूछा, तुम्हारा आशय? बीरबल ने कहा, अगर कोई व्यक्ति सूर्य की रोशनी में कुछ करता है तो उसकी परछाई सब देखती है। मैं चाहता हूं कि लूट के दिन के उसी समय दुकान के सामने एक दृश्य दोहराया जाए जिसमें सभी उपस्थित हों, कोतवाल, शेख इब्राहिम, नौकर और मैं। अकबर ने अनुमति दी। भाग 3: अपराध का पुनः अभिनय। अगले दिन दोपहर में, जब सूरज ठीक उसी दिशा में था, बीरबल ने दुकान के बाहर सभी को खड़ा किया। उसने कोतवाल से कहा, आप उस रात दुकान की ओर गए थे क्या? कोतवाल झल्ला गया, मैंने तो पहले ही कहा, मैं वहां गया ही नहीं। बीरबल ने उसकी परछाई की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए, जब आप बोलते हैं तो आपकी परछाई कांपती है। यह डर की निशानी है। कोतवाल चौंका। बीरबल ने फिर सभी की परछाइयों की तुलना की और कहा, कोतवाल साहब, क्या आप दुकान के ठीक सामने खड़े होकर अपने हाथ फैलाकर खड़े हो सकते हैं?
कोतवाल ने ऐसा किया। बीरबल ने दुकान की दीवार पर बनी परछाई को देखा, फिर चुपचाप सिपाहियों को इशारा किया। यह रही निशानी। बीरबल ने चिल्लाया, देखो, दीवार पर पुराने दिनों की एक हल्की खरोंच थी और यह कोतवाल की परछाई से मेल खाती है। मतलब वह उसी दिन इसी जगह खड़ा था। कोतवाल ने कहा, यह झूठ है, मैं उस रात वहां नहीं था। बीरबल बोला, परछाई झूठ नहीं बोलती। और अगर तुम वहां नहीं थे तो परछाई कैसे मेल खा रही है? भाग 4, सच्चाई का उजागर होना। बीरबल ने कोतवाल के घर पर गुप्त तलाशी ली। वहां से एक संदूक में वैसी ही कीमती वस्तुएं मिली जो इब्राहिम की दुकान से चोरी हुई थीं। अकबर ने कोतवाल को दरबार में बुलाया और उसे सामना करने का आदेश दिया। बीरबल ने कहा, आपके घर में चोरी का माल मिला है और आपकी परछाई ने भी आपका झूठ पकड़ लिया है। कोतवाल फूट पड़ा, हुजूर, मैंने यह काम मजबूरी में किया। मेरा बेटा बीमार था, इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, पर मैंने आपसे डरकर चोरी की राह अपनाई। अकबर गंभीर हो गए। बीरबल, उन्होंने पूछा, अब क्या सजा होनी चाहिए? भाग 5, दंड और दया का संतुलन। बीरबल ने कहा, जहां पनाह अपराध का दंड आवश्यक है, पर जब अपराध पश्चाताप के आंसू से भीगा हो तो उसे सुधार की राह देनी चाहिए। अकबर ने फैसला सुनाया, कोतवाल को उसके पद से हटाया जाएगा और नगर की सेवा के लिए अगले 5 वर्ष तक हर दिन गरीबों की सुरक्षा में कार्य करना होगा। इलाज के लिए जरूरी धन राज्य देगा। इब्राहिम की चोरी का माल लौटा दिया गया। भाग 6, परछाई का प्रतीक बनना। इस घटना के बाद बीरबल ने सुझाव दिया कि हर बड़े चौराहे पर परछाई स्तंभ स्थापित किया जाए, एक ऊंचा स्तंभ जिस पर सूर्य की किरणें पड़े और हर नागरिक अपनी परछाई देख सके। यह प्रतीक था ईमानदारी का, आत्मनिरीक्षण का। अकबर ने स्वीकृति दी। बीरबल ने कहा, हर व्यक्ति की परछाई उससे बड़ी नहीं होती, यह हमें सिखाती है कि हम अपने कर्मों से ही प्रकाश पाते हैं। भाग 7, नई साजिश, बीरबल का रूप। इस सफलता के कुछ समय बाद बीरबल के विरोधी दरबारियों को लगा कि अब बीरबल की लोकप्रियता असहनीय हो गई है। उनमें से एक था अमर सिंह। उसने एक योजना बनाई, अगर हम एक व्यक्ति को बीरबल का रूप देकर झूठा न्याय दिलवाएं तो जनता में बीरबल की छवि गिर जाएगी। उन्होंने एक नाट्य कलाकार को बीरबल जैसा वेश देकर एक छोटे गांव में भेजा, जहां वह गलत निर्णय देने लगे। कुछ ही दिनों में खबर फैल गई कि बीरबल ने एक निर्दोष किसान को चोर कह दिया है। अकबर हतप्रभ थे। भाग 8, असली और नकली का भेद। बीरबल को पता चला तो वह स्वयं उस गांव पहुंचा। वहां उसने देखा, एक व्यक्ति हूबहू उसकी तरह वस्त्र पहने हुए है और उसका अनुकरण कर रहा है। बीरबल ने गांव वालों से पूछा, इस व्यक्ति ने क्या निर्णय सुनाया? गांव वालों ने बताया, उसने कहा कि अगर कोई गरीब अपने बेटे की भूख मिटाने के लिए चोरी करता है तो वह अपराधी है, चाहे जो भी हो। बीरबल ने सिर हिलाया। झूठ, वह बोला, सच्चा न्यायकार भूख से पहले इंसान की परिस्थिति समझता है। फिर वह मंच पर चढ़ा और बोला, मैं एक प्रश्न पूछूंगा, जो इसका उत्तर ठीक देगा वही असली बीरबल। प्रश्न था, अगर किसी राजा के पास 2 मंत्री हों, एक ईमानदार पर कठोर, दूसरा चतुर पर लचीला, तो किसे वह न्याय का काम सौंपे? नकली बीरबल बोला, ईमानदार, क्योंकि कठोरता से कानून मजबूत होगा। असल बीरबल बोला, चतुर और लचीले को, क्योंकि न्याय केवल कानून से नहीं, करुणा से भी चलता है। गांव वालों ने तुरंत पहचान लिया, यह असली बीरबल है। नकली को पकड़ लिया गया। भाग 9, अकबर की आत्मग्लानि। जब बीरबल लौटे, अकबर ने कहा, मुझे क्षमा करो, मैंने एक क्षण को तुम पर शक किया।
बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, शक बादशाहत का हिस्सा है, पर विश्वास बादशाह की आत्मा है। अकबर ने दरबार में ऐलान किया, बीरबल अब सिर्फ मंत्री नहीं, न्याय के प्रतीक हैं। उनकी परछाई इस साम्राज्य की आत्मा होगी। उपसंहार, बीरबल की अंतिम सीख। कुछ महीनों बाद जब बीरबल किसी गांव में भाषण दे रहे थे, एक बच्चा उठा और बोला, बीरबल चाचा, क्या परछाई कभी झूठ बोलती है? बीरबल ने हंसकर कहा, बिल्कुल नहीं बेटा। परछाई हमेशा सच बोलती है, पर वह तभी दिखती है जब रोशनी हो। अगर मन में अंधेरा है तो परछाई भी खो जाती है।